तो बजरंगबली इस बार किसका बेड़ा पार करेंगे? कर्नाटक में किस करवट आएगा जनादेश? इस बार कौन जीतेगा कर्नाटक? आपको बता दें, आज ये तय हो जाएगा कि किसकी हार होगी, किसकी सरकार बनेगी। और एक बड़ा सवाल ये कि क्या करप्शन चुनावी मुद्दा बन पाया, या फिर लगातार जो बड़े बड़े प्रश्न दागे गए बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर, क्या आतंकवाद का मुद्दा इस बार कर्नाटक में जम पाया, या फिर कमीशन खोरी के जो आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से, या फिर पीएफआई वर्सेस बजरंग दल की। तो बड़े बड़े दिग्गजों की साख किस्मत दांव पर लगी है। कांग्रेस कमाल करेगी या फिर कमल खिलेगा? और अभी देखिए थोड़े से रुझानों में फिर से तब्दील हम देख रहे हैं। कांग्रेस 108 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी की अगर बात की जाए तो 100 सीटों पर आगे चल रही है और जेडीएस इस वक्त करीब 16 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि ये रुझान है, शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे चल रही है। और देखिए रुझानों में तो कहा जा सकता है कि 112 यानी कि जादुई आंकड़ा जो कि 113 है, उसे सिर्फ एक सीट पीछे चल रही है कांग्रेस। हालांकि एक वक्त हमने वो भी देखा कि जब जादुई आंकड़ा पार भी कर लिया था कांग्रेस ने, और अब शुरुआती रुझानों में कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। 23 का रिजल्ट है, लेकिन 24 की भी पिक्चर साफ हो जाएगी। नतीजों में लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय होगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी नवंबर के आखिर में विधानसभा चुनाव है और जरूर जो कर्नाटक का रिजल्ट होगा वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बड़ा संदेश देने का कार्य करेगा। और इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि कर्नाटक रिजल्ट आएंगे और फिर एक चुनावी शंखनाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हो जाएगा। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार, पूरा फोकस राजनीतिक दलों का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर राजस्थान में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए रुझानों की शुरुआत हो चुकी है और एक वृहद पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे जो सियासी समीकरण और जो रुझानों के समीकरण हम देख रहे हैं वो उसे किस तरह से देखते हैं, कहां पर एनालिसिस करना होगा, कहां पर चूक हुई है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए आज का ये जो रुझान है, आज के जो नतीजे हैं, क्या कह रहे हैं, ये भी आज हम उनसे समझेंगे। तो देखिए रुझानों की तस्वीरें पल पल बदल रही है और हमारे साथ एक वृहद पैनल भी जुड़ चुका है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए आज के ये रुझान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत कर देती हूं हमारे जितने भी खास मेहमान हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता है। बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी। अशोक बजाज जी भी इस वक्त रायपुर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, भाजपा नेता, दिग्गज नेता है, बेहद ही बेबाकी के साथ भाजपा का पक्ष रखते हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी। अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूं घनश्याम जी। घनश्याम जी, रुझान में तो अभी कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले ही दिख रही है, जो इस वक्त अभी रुझान है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है जो रुझान है पिछले 1 घंटे के इस काउंटिंग के आधार पर बजरंगबली जी का गदा भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, कर्नाटक में जिस प्रकार के चुनाव के मद्देनजर हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ने जिस प्रकार से राजनीति में न तो विकास की बात उन्होंने की, न मुद्दों की बात की, और जनता को गुमराह करने को लेकर जिस प्रकार से धर्म के रास्ते लोगों को बरगलाने का जो उन्होंने काम किया। आज कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी जनता है और जिस प्रकार से वहां पर इन्होंने प्रचार प्रसार किए, और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूंगा कि कांग्रेस ने जिस मैनिफेस्टो में वायदों के साथ वहां पर चुनाव में उतरी है, लोगों ने इसे सीधे हाथों हाथ लिया है। वोकलिंगा वोट की बात करें और जिस प्रकार के वहां पर लिंगायत वोट की बात करें, आज साफ तौर पर सारे वोटों के आधार पर हम देख सकते हैं कि सारे वोटों में ध्रुवीकरण अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस इसलिए भी कर पाई है क्योंकि हमारे जो वायदे उन
चुनाव के मद्देनजर थे, लोगों से सीधा संवाद था। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से वहां पर आम जनताओं के बीच पहुंचकर उनके मर्म को समझा, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार 40% की सरकार को जब बेनकाब किया कर्नाटक की जनता के बीच, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उसके परिणाम है। और आप देखिएगा, देखिए फिर से रुझान बदल गए हैं। जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा था तब कांग्रेस आगे चल रही थी रुझानों में, और अब फिर देखिए हम बदलाव देख रहे हैं, कांग्रेस 97 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 110 सीटों पर। स्वाभाविक है, ये रुझान ही है, क्योंकि अभी 1 घंटे ही मात्र गिनती को हुए हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के हाथ पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाएगी। ठीक है, अशोक जी की तरफ रुक कर रहते हैं। अशोक जी, हमने देखा कि एक बार तो वक्त ऐसा आया रुझानों में शुरुआती दौर में 36 मिनट के अंदर ही कि जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया था कांग्रेस ने, हालांकि अभी बीजेपी आगे चल रही। क्या लगता है आपको दोपहर तक तस्वीर किस तरह की होगी? निश्चित रूप से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनेगी। लोगों ने ये अनुभव किया कि केवल डबल इंजन की सरकार ही देश में विकास कर सकती है, और इसीलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। हमारे नेतृत्व करने वाले देश के बहुत साफ सुथरे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत अपशब्द कहे। बजरंग दल को इन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात कही। जिस तरह से सनातन संस्कृति का ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, इससे जनता वहाँ नाराज है। और लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरह तुष्टीकरण की नीति अपनाई है और अल्पसंख्यकों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए वो सदैव सनातन संस्कृति का विरोध करती आई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को देश की चिंता नहीं है, केवल अल्पसंख्यकों की चिंता है, केवल तुष्टीकरण की नीति की चिंता है। और कांग्रेस पार्टी सदैव देश की चिंता करने के बजाय अपने हित की और गांधी परिवार की चिंता करने में लगे। अशोक जी, आपने जितने भी मुद्दे गिनाए, देखते हैं कि इन मुद्दों पर कितना आज जनता विश्वास जताती है और आज नतीजे क्या आएंगे अब से थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो ही जाएगा। अवनीश जी, मेरा अगला सवाल आपसे, अभी तक के जो आप रुझान देख रहे हैं, हालांकि अभी कांग्रेस आगे चल रही थी, अब फिर से बीजेपी आगे चल रही है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं और मध्य प्रदेश के लिए क्या मैसेज जाएगा कर्नाटक के रिजल्ट के साथ? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये रुझान शुरुआती हैं, ये तो बैलेट के मतपत्र जो होते हैं मेरे ख्याल से उनके नतीजे हैं। और ये बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि कर्नाटका में सरकार कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी। रुकिए आप, अभी मैं यहाँ 1 घंटे बैठा हूँ आप लोगों के साथ, जब मैं यहाँ से उठूँगा तो आप देखेंगे कि नतीजे पिक्चर चेंज हो जाएगी, क्योंकि कर्नाटक में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है करप्शन। 40% करप्शन की बात हमने नहीं कही, खुद भाजपा के नेताओं के द्वारा निकल कर आई कि 40% कमीशन खाया जा रहा है। भाजपा के नेता जब कह रहे हैं 40% खाया जा रहा है, तो मतलब ये कितना होगा? ये हमने कहा का, ये तो भाजपा के एक बड़े नेता, विधायक, मंत्री कह रहे थे कि साहब 40% कमीशन खाया जा रहा है। तो ये स्थिति रही है कर्नाटका में। और अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उनकी बातों से सब परिलक्षित हो रहा था कि वो और उनकी पार्टी मुसलमानों के प्रति नफरत से भरे पड़े हैं। जबकि कल ही की बात है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा कि, और जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं मुरलीधर राव ने कहा कि ये पार्टी हम तो सबके हैं, हम मुसलमानों के भी, हम हिंदू के भी, हम क्रिश्चियन के भी, सबके हैं। और आज ये इस तरह की बात कर रहे हैं। इससे साफ साबित होता है कि भाजपा राजनीति के लिए अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए गांधी जी का चश्मा तो उन्होंने ले लिया स्वच्छ भारत अभियान में, लेकिन आज भी उनके मन में गांधी के लिए नफरत है, गाली है, क्योंकि गांधी के विचारों को आत्मसात नहीं किया इनने। और ये कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करके सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं। अवनीश जी, बिल्कुल जनता भ्रमित हो पाई है या नहीं हो पाई है, दोपहर तक उसकी तस्वीर पूरी स्पष्ट हो जाएगी। अवनीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। IBC 24 में तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। सर, आपने भी रुझानों की तरफ तो जरूर देखा होगा और IBC 24 लगातार आप फॉलो भी कर रहे हैं, आपने जैसे कि जानकारी दी। क्या कह रहा है ये रुझान छत्तीसगढ़ के लिए, क्या संदेश दे रहा है, किस तरह से आप इन रुझानों को देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जिस प्रकार की बहुमत छत्तीसगढ़ में आई है उसी प्रकार की बहुमत कर्नाटक में भी आएगी और कर्नाटक के बाद भारतीय जनता पार्टी का नाटक बंद होगा। सर, इस वक्त कांग्रेस 105 सीटों पर आगे चल रही है और एक वक्त हमने वो भी देखा कि जब जादुई आंकड़ा जो 113 सीटों का है उसे पार भी कर लिया था। क्या लगता है आपको कि ये जो रुझान है यही नतीजों में तब्दील होंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से कर्नाटक में लोगों ने वहाँ की जो स्ट्रक्चर है, वहाँ के जो माहौल है, उनको दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और पूरे देश में मैं तो कहूँगा कि जिस प्रकार से राजनीति को दूषित करने का काम किया है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़े हैं, जिस प्रकार से सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है, जिस प्रकार से लोगों का जो संवैधानिक अधिकार उसको छीने जा रहे हैं, जिस प्रकार से राहुल जी के साथ इन लोगों ने व्यवहार किया है, वो सबका गुस्सा इसमें देखने को मिलेगा। भारत भूमि वो भूमि है जहां पर गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करता और भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक जो गुंडागर्दी, जो नफरत की राजनीति, जो अराजकता पूरे देश में फैलाने का काम किया, उसका परिणाम कर्नाटक में देखने को मिलेगा और कर्नाटक के बाद भारतीय जनता पार्टी का नाटक पूरे देश में बंद होगा। जी, और अमरजीत जी, क्या माना जाए कि हमने देखा कि कवासी लखमा गए, वहां पर उनको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया, सीएम भूपेश बघेल ने भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया, तो कवासी काका की जोड़ी क्या कर्नाटक चुनाव में हिट मानी जाए? नहीं, देखिए, बिल्कुल सभी के मानने वाले लोग हैं, सब विचारधारा के लोग हैं। वहाँ आदिवासी वोटर्स भी हैं। अगर हमारे माननीय कवासी लखमा जी, उद्योग मंत्री जी, अगर वहाँ गए थे, लोगों से बात किया, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो सबका असर पड़ता ही है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है और ये प्रयास है, भागीरथी प्रयास सभी ने किया है। सभी जो वहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने मदद किया है, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, और सीएम भूपेश बघेल ने एक बयान भी दिया था, हमने सुना अमरजीत जी, की कर्नाटक में बीजेपी का ऑपरेशन कमल नहीं चलेगा, क्योंकि अमूमन हम यही देखते हैं कि हर बार हंग असेंबली ही बनती है। कर्नाटक में हमने यही देखा है। देखिए, कर्नाटक पूरे देश और दुनिया में आईटी सेक्टर के लिए जाना जाता था और इतने लोगों को प्लेसमेंट, इतने लोगों को काम और उसका एक नाम था पूरे वर्ल्ड में। भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया है। इस बात का गुस्सा युवाओं में है कि आप राजनीति के लिए किसी को भी आप दांव में लगा देंगे, किसी के ऊपर भी आप कुछ भी बोल देंगे, किसी की भी आप अस्तित्व को समाप्त करने का कोशिश करेंगे, ये कदापि उचित नहीं है। आपको अगर कुछ करना है तो अच्छा करके दिखाइए ना। इस देश को आज़ाद कांग्रेस ने कराया, इस देश को एक समृद्धशाली संविधान कांग्रेस ने दिया, लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया, उसको आपने खंडित करने का कोशिश किया, उसको आपने बाधित करने का कोशिश किया। पार्लियामेंट में लोगों को आप बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में जो बोलता है सरकार के खिलाफ उसको आप डिलीट करा देते हैं और जो पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ बोलता है उसका पद समाप्त कर देते हैं, उनको सरकारी आवास खाली करा देते हैं। क्या आपकी ये राजनीति है कि क्या आप तानाशाह से इस देश को चलाना चाहते हैं? तानाशाही चलेगा इस देश में? इसके पहले भी सरकारें चली, इसके पहले भी विपक्ष रहा। क्या हम लोगों ने ऐसा किया? क्या कांग्रेस ने ऐसा किया? जब कांग्रेस की सरकार थी पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम था, लेकिन आज किस दृष्टि से भारत को देख रहे हैं? ये पूरे दुनिया में भारत का नाम को लोगों ने बदनाम किया है।
तो अमरजीत जी, आपको बहुत बहुत बधाई भी और शुभकामनाएं भी कि यदि ये जो रुझान है नतीजों में स्पष्ट करते तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि अगर कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच में बनती है तो बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार हम अपडेट भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक सियासी समीकरण का जो पॉलिटिकल एनालिसिस है हम उनसे समझेंगे। और देखिए, इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको बता दें, जो 224 सीट है उनके तमाम रुझान सामने आ चुके हैं और कांग्रेस इस वक्त रुझानों में 121 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, 113 जादुई आंकड़ा जो था, बहुमत का जो आंकड़ा था, उसे पार कर लिया कांग्रेस ने। 121 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी 85 पर और जेडीएस 18 सीटों पर। यानी कि जेडीएस की जो पार्टी है, जो लगातार ये दावा करती आ रही थी कि बिना उनके कोई भी दल सरकार कांग्रेस कर्नाटक में नहीं बना सकता, देखिए वो गलत साबित होता हुआ रुझानों में तो अभी फिलहाल नजर आ रहा है। देखिए, लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी प्रवक्ता हमें मध्य प्रदेश से भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं बृजगोपाल लोया जी। बहुत बहुत स्वागत है बृजगोपाल लोया जी आपका भी। बृजगोपाल जी, अब आप आए हैं तो आपसे ही एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, 121 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस तो आगे चल रही है रुझानों में, किस तरह से आप देख रहे हैं? और बीजेपी के लिए अगर बात की जाए तो आप क्या मानते हैं, कहां कमी रह गई बीजेपी की? नहीं, देखिए, कमी खोजना जब की बात है, जब परिणाम पूरे हो जाए। हम निश्चित अगर पीछे रह जाएंगे तो भी कमी खोजेंगे और आगे निकल जाएंगे तो भी कारण खोजेंगे और जिन सीटों पर हारेंगे उनका भी जी। परंतु अभी नहीं लगता है। आपको मालूम है, ज्यादातर रुझान इनमें से केवल वे हैं जो पोस्टल बैलेट के हैं, जिनकी संख्या बहुत कम, कहीं 200, कहीं 250, कहीं 300 होती है। इस आधार पर बहुत जल्दी समीक्षा कर लेना जल्दबाजी होगी। परिणाम लगभग 12 बजे जो परिणाम रहेंगे, अपन तब इस बात को मानेंगे कि ये जो रुझान है ये परिणामों में बदलने जा रहे हैं। जहां तक समीक्षा की बात है तो समीक्षा आप जानती हैं, भारतीय जनता पार्टी तो समीक्षा करने के लिए ही जानी जाती है। हर चीज की समीक्षा करना, कि जीते तो कैसे जीते, हारे तो क्यों हारे, ये समीक्षा हमारी निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। परंतु अभी जो आप बात कर रहे हैं तो इसमें रीजन वाइज भी देख रहे हैं कि कोस्टल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा लगभग जीत रही है। वहां मध्य कर्नाटक में हम बिल्कुल बराबरी की स्थिति में। कुछ रीजन है जैसे कि हैदराबाद कर्नाटक है, वहां कांग्रेस पार्टी को ज्यादा एज है, तो किस तरह जेडीएस भी घटी है। तो ये सब समीक्षा के विषय हो सकते हैं, परंतु जब हो सकते हैं कि जब 12 से 1 बजे जो रुझान परिणामों में बदलना शुरू होंगे, उसके बाद। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि थोड़ा भी इंतजार करना चाहिए, अभी जल्दबाजी हो जाएगा कि अगर रुझानों को ही हम नतीजे में बात करें। देखिए, अवनीश जी बहुत मुस्कुराते कुछ सोच रहे हैं या कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। अवनीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप बृजगोपाल जी जो बोल रहे हैं? देखिए, बृजगोपाल जी की मैं बात सुन रहा था, आज मतलब हमारे पक्ष में रुझान है तो ये कह रहे हैं कि रुझान है, शुरुआती रुझान है। और ये डाक मत पद की, मैं तो पहले ही शुरुआत में ही कहा, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, भले ही हम 126 पर आ गए आकांक्षा जी, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि सिर्फ रुझान है। मैंने कहा था 1 घंटे रुकिए, अभी मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं, यहां से जब निकलूंगा तो अपन कह सकते कि वो नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं। ये तो मैं खुद कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान है, लेकिन ये बताता है कि शुरुआती रुझान ने ये साबित कर दिया है कि कर्नाटक में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने वहां पे यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा में, जो उनको अपार जन समर्थन मिला है, ये बताता है कि कर्नाटक की जनता ने भाजपा को नकारा है। कर्नाटक की जनता ने उस चीज को नकारा, नफरत को नकारने का प्रयास किया है जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैलाने का हिंदू मुस्लिम करके प्रयास कर। खुद भाजपा के जो नेता छत्तीसगढ़ से बैठे, उन्होंने अभी यहाँ पे सिर्फ कुछ कहा ही नहीं, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। ये साबित करता है कि ये विकास विरोधी पार्टी है, ये जन विरोधी पार्टी है। सिर्फ इसका काम एक ही है, किसी तरह हिंदू मुस्लिम करके झूठा राष्ट्रवाद का पुलिंदा बनाकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। कल की ही बात कर लें आप, मध्य प्रदेश में आपको 18 साल से गौमाता की सुध नहीं आई, आप कल ही गौमाता आपने 400 वाहन रिलीज कर दी। हमको मालूम है कि जब निर्भया जो वाहन जो थे उनके आजकल अता पता नहीं है, प्रसव के लिए पीड़िताएं मर जाती हैं, मतलब आपकी एम्बुलेंस में तेल नहीं होता, पेट्रोल डीजल नहीं होता है। आप क्या, हमको मालूम है आपने एक इवेंट कर दिया, उसमें भी आप देखेंगे गहराई से आगे भ्रष्टाचार ही निकलेगा। और कर्नाटक ने यह भी बताया है कि
जो कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, तो ये उनका वजन भी बताता है, उनकी एग्जिस्टेंस, उनका एक्सेप्टेंस भी बताएगा। कर्नाटका की जनता बताएगी कि हाँ, कांग्रेस पार्टी ही सही तरह से बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाली पार्टी है। किसी को आपको एक मतलब राष्ट्रपति पद पर बिठाकर और फिर उसको प्रचार, जबकि राष्ट्रपति पद राजनीतिक पद नहीं है। इसके पहले भी दलित राष्ट्रपति बनते रहे देश में। बिल्कुल अवनीश जी, क्या यही सब मुद्दे क्या बीजेपी के लिए भारी पड़े हैं, जो बीजेपी को शुरुआती रुझानों में झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि जैसे कि तभी जितने भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं उन सबका यही कहना है कि अभी ये शुरुआती रुझान है, तस्वीर दोपहर तक साफ हो जाएगी। लेकिन चर्चा जरूरी है कि आखिर शुरुआती रुझान में भी हमने देखा है कि जब बीजेपी आगे चलती है तो वैसे वो नतीजे मान करके ही चलती है। हालांकि नतीजे स्पष्ट हो ही जाएंगे दोपहर तक। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें, लगातार हम आपको रुझानों का अपडेट बता रहे हैं। सभी 224 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और बीजेपी 70 तो कांग्रेस 135 सीटों पर आगे चल रही है और जेडीएस 17 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। और जो अन्य दल हैं वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं और शुरुआती रुझानों में लगातार कांग्रेस आगे ही बढ़ी हुई है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है। इस बार बजरंग बल के ऊपर हमने काफी सियासी बवाल देखा, बजरंग बली का मुद्दा भी उछाला गया। कई अलग अलग मुद्दों के साथ बीजेपी कांग्रेस आमने सामने रही और ऐसे में आज साफ हो जाएगा कि कर्नाटक का जनादेश क्या कहता है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए ये किस तरह के संदेश का काम करेगा। कर्नाटक में मतगणना अभी भी जारी है। हालांकि जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी यही करना है कि शुरुआती रुझान है, अभी सिर्फ जो पोस्टल बैलेट में जो मतदान हुए थे उनकी गिनती हो रही है और माना जा रहा है कि दोपहर तक शायद यही रुझान है जो नतीजों में स्पष्ट हो जाए या फिर रुझान कुछ बदले हुए भी नजर आ सकते हैं। और देखिए, हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कर्नाटक में मतगणना जारी है। सीएम बसवराज बम्बई ने आज पूजा अर्चना की, अपने दिन की शुरुआत उन्होंने पूजा पाठ के साथ की। वही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो अलग अलग हिस्सों से जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। नृत्य करते हुए उन्होंने अपनी खुशियां जताई है। मिठाइयां एक दूसरों को अभी से ही वो खिलाने की शुरुआत कर चुके हैं। तो आपको बता दें 10 मई को मतदान हुए थे। जेडीएस पूरी दमखम के साथ मैदान में नजर आई और फिलहाल राज्य में बीजेपी की सरकार है और 38 सालों से यही परंपरा चलती आई है कर्नाटक में कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। और देखिए, रुझान तो कुछ यही बयां कर रहे हैं कि इस बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा कर्नाटक में। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि दोपहर तक ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों में किस तरह का भारी उत्साह है उसकी तस्वीर आप देखिए। और कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, नृत्य करते अपनी खुशी जता रहे हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और मतदान केंद्रों के बाहर कितनी कड़ी सुरक्षा है उसकी भी तस्वीर आप देखिए। तो आज कमल खिलेगा या कांग्रेस कुछ कमाल करेगी, आज ये स्पष्ट हो जाएगा। और अभी फिलहाल तो देखिए कांग्रेस कमाल करती हुई नजर आ रही है। तो इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग बली का गदा चला, जहरीली जुबान भी चली, विषकन्या तक ही जहरीली जुबान पहुंची। और उसके बाद सवाल यही था कि क्या आतंकवाद या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार कर्नाटक चुनाव पर भारी पड़ पाएगा। राहुल गांधी ने भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया। हालांकि वो जनता के बीच पहुंचे, स्कूटी में उन्होंने ट्रैवल किया, डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर में वो नजर आए, बस में उन्होंने ट्रैवल किया और बीजेपी पर यही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं, जनता जमीन पर चलती है और वो रथ पर सवार रहते हैं। इस तरह के कई सवाल कांग्रेस ने उठाए और देखिए रुझानों में यही लग रहा है कि जो सवाल और जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए उनका फायदा शायद आज कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। और अगर रुझानों की बात करें तो लगातार आप IBC 24 पर टैली के जरिए देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अभी कर्नाटक के रुझान क्या कह रहे हैं। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। घनश्याम जी, हमने देखा कि जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई तो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया आतंकवाद का, भ्रष्टाचार का, कमीशन खोरी का, कई गंभीर आरोप आपने लगाए। लेकिन जैसे जैसे चुनावी तपिश बढ़ती गई पूरी तरह से फोकस हमने बजरंग बली पर देखा। बजरंग दल पर बैन जो आपने घोषणा की थी उस पर भी फोकस हुआ, फिर उसके बाद विषकन्या, जहरीला सांप, पूरी तरह से इसमें फोकस हो गया था। तो आखिरी में थोड़ी सी चीजें बदलती हुई नजर आई। देखिए आकांक्षा जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच हम इस चुनाव को लेकर गए, हम शुरू से लेकर आखिर तक उन मुद्दों के आधार पर ही जनता के समक्ष वोट मांगते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल, देश के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मुद्दों पर बात नहीं करके
लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जैसा उनका रिवाज है, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की परिस्थितियों में काम करती है। सत्तारूढ़ दल जो देश में सरकार में है वो मुद्दों पर बात नहीं कर रही थी। लोगों को बरगलाने के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर ये डमरू इनके बजने बहुत हो चुके हैं। अब ये जनता देश की समझ चुकी है। साथी प्रवक्ता बैठे हैं, थोड़ी देर पहले कहे थे सनातन संस्कृति का अपमान। कैसे सनातन संस्कृति का अपमान हो गया भाई? आखिर भारतीय जनता पार्टी सनातन, राष्ट्रवाद, धर्म, जाति, संप्रदायवाद, आखिर इसके तुष्टीकरण की राजनीति कब तक करती रहेगी? कर्नाटक की जागरूक जनता ने इन बातों को देखा है, समझा है। आकांक्षा जी, हमने 5 गारंटी कर्नाटक के लोगों के बीच जाकर दी। महिलाओं को अधिकार, युवाओं को रोजगार और गरीबों के उत्थान जैसे तमाम ऐसे वादे थे जिनको लेकर हम जनता के बीच गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वो चेहरा है जो भरोसे का नाम है। कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है। तो जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर प्रचार किया, प्रसार किया, एक विश्वास पैदा किया, लोगों ने उन बातों को कहीं ना कहीं हाथों हाथ लिया। और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, आज पिछले 2014 के बाद से हम देश के परिदृश्य में बात करें तो कर्नाटक की जनता ने राज्य के मुद्दों के साथ साथ देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, झूठे वादे, जुमलेबाजी, इन चीजों को भी देखकर कहीं ना कहीं मतदान किया है। और कैसे ना हो कांचा जी, ना आज किसान सुरक्षित है, ना आज जवान सुरक्षित है, ना आज पहलवान सुरक्षित है, ना संविधान सुरक्षित है और ना हिंदुस्तान सुरक्षित है। तो देश का हर नागरिक इन बातों को बेहतर रूप से समझ रहा है कि कहीं ना कहीं ये वो मोदी जी की सरकार जो वायदों के साथ भरोसे में आई थी, आज उन वायदों का कुठाराघात ये कर रही है। बहुत हो चुकी। ये डबल इंजन की बात करते हैं। हाँ। ये डबल इंजन नहीं, ये ट्रबल इंजन है। और ये ट्रबल इंजन इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो नारा देकर कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, अब जनता इनके नारों से गुमराह होने वाली नहीं है। और राष्ट्रवाद, सनातन धर्म इस देश की संस्कृति है भाई। आप उसका सर्टिफिकेट मत बांटिए, ये जनता समझती है। ब्रजगोपाल जी, आप भी सुन रहे हैं घनश्याम जी को, उन्होंने कहा है कि जनता सब जानती है, सब समझती है। और देखिए, जैसे कि नारों की बात कर रही थी, एसएमएस की भी बात कही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब वो कर्नाटक चुनाव में थे कि एसएमएस पर आप ध्यान मत दीजिए। शिव कुमार, सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर आप उनके साथ जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। 3C की भी उन्होंने बात की कि करप्शन, चीटिंग, ये सब कांग्रेस करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब पिछड़ती हुई तो बीजेपी नजर आ रही है सर। नहीं, देखिए, अगर हम पिछड़ रहे हैं तो भी हम अपने कारणों को खोजेंगे। जो घनश्याम जी बात कर रहे थे, मुझे यही बातों पर बड़ा ताज्जुब होता है। देखिए, आपको किसी प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, धर्म पर बात करते नहीं मिलेगा। उसको घुमाता कौन है? आप थोड़ी देर पहले सुने होते आदरणीय तो आपको पता चलता है। आप लेट जुड़े इसलिए आप इस बात को कह रहे हैं। थोड़ा सा अगर कांग्रेस के प्रवक्ता सुनने की भी आदत डाल ले तो अरे मैं सुन ही रहा हूँ भाई साहब। बोल चुके यार 50-60 साल, क्यों उसमें क्यों समझते हैं कि जो आप कह रहे हैं केवल वही सही है, दूसरा आदरणीय मैं आपकी चीजों को थोड़ा सा सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहा हूं। आदरणीय आपको ही कह रहा हूं, बड़ी जल्दबाजी क्यों होती है? आपने देश के नतीजों को देखा है और सब कुछ बदलते देखा है। इतना भूपेश है तो भरोसा है, ये जो बातें हैं ये हम बड़े गौर से सुनते रहते हैं, क्योंकि आप तो ये सिद्ध करने की कोशिश, आपकी पूरी चर्चा में कहीं मुझे नहीं दिखा कि आप कांग्रेस को सही सिद्ध कर रहे थे। आप तो भूपेश है तो भरोसा है ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो व्यक्तिवाद का गान है, हम इसी का विरोध करते हैं। हम इसी का जहां भूपेश है तो भरोसा है, तो मुझे तो कहना ही है। नहीं, आपको तो कहना है। अरे ये चरण चाकरी तो आपको करनी ही है मेरे प्रभु। यदि कांग्रेस से कुछ कमाना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा। मुझे तो आपकी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मैं बहुत बेहतर जानता हूँ। मैं बड़ी गंभीरता से आपकी बात सुन रहा था, परंतु इस देश का दुर्भाग्य ये है, मैं आपको करेक्ट कर रहा था, भाजपा के प्रवक्ता ने इन बातों को कहा है। मैं करेक्ट कर रहा था, मैं अरे यदि आप सही जानते तो एक एक करके अपनी बातों को आप रखिए। जनता भी आपको सुन रही है। अगर आप एक साथ ही बोलेंगे तो जनता भी समझ नहीं पाएगी कि आप दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आऊंगी ब्रजगोपाल जी, आती हूँ, मैं आपके पास जरूर वापस आऊंगी। अवनीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवनीश जी। आकांक्षा जी, देखिए, पहली बात तो मैं मेरे सम्मानित
नेता भाई घनश्याम तिवारी जी ने जो कहा, मैं इस बात से पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि भूपेश बघेल जी देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री वर्तमान में। ऐसी विषम परिस्थितियों में कि जब केंद्र में बैठी सरकार आपको काम ना करने दे, हर बात पर आपसे सौतेला व्यवहार करे, आपके जनता के हित रोके, फंड रोके, वैसे में अगर भूपेश बघेल जी इतना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं तो मैं मानता हूं वो वर्तमान में देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय भूपेश बघेल साहब। तो ये, क्योंकि आपने देखा राजस्थान में भी किस तरह से हमेशा परेशान करने का प्रयास करते हैं, वैसी विषम परिस्थितियों में अगर भूपेश बघेल जी और अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। और बाकी जो चरण चाकरी वाली बात ब्रजगोपाल जी कह रहे थे, ये हमारी संस्कृति नहीं गोपाल साहब, ये तो आपकी संस्कृति है। आप क्या कहते हो, हर हर मोदी घर घर मोदी, नमो नमो, मतलब आप मोदी को भगवान के समकक्ष रख रहे हो। आप कहते हो विष्णु का अवतार हैं, आप उनके मंदिर बनवाते हो। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। हम हमेशा साक्ष्यों पर और जनहित पर काम करते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जनता का हित होना चाहिए, जनता का एक बात होता है, देखिए कि ना सिर्फ बीजेपी के नेता, कांग्रेस नेता भी कई बार चरण वंदना, चरण चाकरी करते हुए नजर आते हैं, महिमा मंडित करते हुए नजर आते हैं, और कई बार हमने कई मौकों पर उसको देखा भी है। अशोक जी, जैसे कि देखिए अवनीश जी कह रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं वो सीएम भूपेश बघेल की। अब आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरह के नतीजे रहे, अगर यही रुझान नतीजों में बदल जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए राह मुश्किल हो सकती है? नहीं, कर्नाटक चुनाव परिणाम का छत्तीसगढ़ में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 4.5 वर्षों में अराजकता बढ़ी है, लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है, विकास के काम जिस प्रकार से अवरुद्ध हो गए हैं, इसके कारण जनता यहाँ से नाराज है। यहाँ केवल धोखा हो रहा है, धोखा दिया गया, दुनिया भर के वादे किए गए। इन्होंने कहा कि हम नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, लेकिन नशा युक्त छत्तीसगढ़ हो गया। घर पहुँच सेवा हो गई शराब की। तो इन सब चीज़ों से छत्तीसगढ़ की जनता नाराज है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय मध्य प्रदेश में बैठकर यहाँ की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ का आज बात, यहाँ भी राउंड मारिए, जरा देखिए छत्तीसगढ़ की क्या हालत है। यहाँ की आम जनता किस प्रकार से सोच रही है कि आप एक बार आके देखिए कि शराब तो नई पीढ़ी तो ऐसा ढकेल दिया गया है कि नई पीढ़ी नशे में शराबोर हो गई है। ये एक बड़ा अद्भुत काम है कि हम आपको गौर से सुने, दोनों कांग्रेस प्रवक्ता, आप सुनना ही नहीं चाहते। अरे वो जब हमसे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ आई तो हम बता देना उनको कि हाँ भैया, महासमुद्र में हमारी भी रिश्तेदारी आते जाते हैं, कई बार आते जाते हैं। तो आइए जरा लोगों से मिलिए ना, लोगों से मिलिए, कितना धोखा हुआ है। हम बोलेंगे तो जनता धोखा हो रहा है पूरी तरह से। देखिए यहाँ पर जिस तरह से बेरोजगारों के साथ मिलकर शासन चला रहे हुआ, 15 साल हत्या करवाई है, लूट करवाई है, डकैती करवाई है, हमको मालूम है। और हम छाती ठोक कर कहते हैं कि भूपेश बघेल देश के घनश्याम जी क्या कह रहे हैं? अवनीश जी एक मिनट, गर्व है हमें भूपेश बघेल पर। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिस गर्व है प्रदेश की भूपेश बघेल योजनाओं जी पर। का डंका राष्ट्रीय पटल पर बजता है। मोदी जी और मोदी जी की सरकार में बैठे लोग इस प्रदेश की योजनाओं की तारीफ करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग चैनल में बैठ के जनता को गुमराह करते हैं। छत्तीसगढ़ की न्याय योजना, छत्तीसगढ़ की किसान योजना, छत्तीसगढ़ का गौधन, छत्तीसगढ़ का गौमूत्र एक ऐसी योजना है जिसको राष्ट्रीय पटल पर कहीं ना कहीं पहचान अगर किसी ने दी है तो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दी है। और आप टीवी पर बैठ के विरोध करते हैं। पिछले 4 सालों के चुनाव में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ इस प्रदेश में हुआ है। जनता ने आपको सिरे से नकारा है और टीवी पर बैठकर कहते हैं कि जनता नाराज है। एकाध गोठान में भी जाइए, ये तय करती है। एकाध गोठान में भी जाके देख लो जरा जानवरों की क्या हालत हो रही है। यही भरोसा, न चारा है, न पानी है, न इतनी गर्मी में भरोसा है, कोई छां है, कहाँ से भरोसा है? भरोसा करके धोखा खाया इन्होंने। जनता ने भरोसा करके ही धोखा खाया। चलिए ब्रज गोपाल जी, देखिए करके धोखा खाया घनश्याम जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, पार्टी मैं आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ। हम जरूर बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भी परिप्रेक्ष्य में। ब्रज गोपाल जी, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के बारे में तो हमने बात की, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो उन मुद्दों की गूंज हमने मध्य प्रदेश में भी सुनी जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हमने देखा। बजरंग दल पर बैन की बात वहां पर हुई और हमने देखा कि यहाँ पर सियासी भूचाल मचा। नरोत्तम मिश्रा तो ये तक कहते हुए सुनाई दिए कि विचार भी नहीं किया जा सकता। देखिए वहां पर विचार किया, वहां पर रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। अब मध्य प्रदेश
प्रदेश में बीजेपी के आप किस तरह के हालात देख रहे हैं, या इसका असर कितना बीजेपी पर पड़ेगा? नहीं, देखिए मैं आपको फिर से बताऊं, मध्य प्रदेश में 4 बार की लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीच के 15 महीने का कुशासन छोड़ रहे हैं। हाँ। और ये जो अभी कह रहे थे, आप इसको गंभीरता से समझिए कि आप जब सरकार में आने के लिए किसी भी तरह का झूठ बोल देते हैं तो फिर वो झूठ पकड़ा जाता है। इस तरह के 973 झूठ मध्य प्रदेश में भी बोले गए थे। जिस तरह छत्तीसगढ़ में हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात की थी, उस तरह मध्य प्रदेश में किसानों ये देखिए फिर झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। आर्य घनश्याम जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। नहीं, आपको पता है कि मैं आपसे जवाब जरूर लूंगी घनश्याम जी। झूठ बोलना बंद करिए, एक मिनट घनश्याम जी, प्रकार से गुमराह करना बंद करिए। बृजगोपाल जी को सुन लेते हैं। किसानों की कर्ज माफी का, और 1 घंटे में हमने किसानों का कर्जा माफ किया। आप गुमराह करना बंद करिए, लोगों को झूठ परोसना बंद करिए। जब आपको जानकारी नहीं है तो आप इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, हम तो हर नहीं करना चाहिए आपको। देखिए किसानों को पहले कहा माफ हुआ है 100%, झूठ बोलना 100% किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, ये केवल आपने अल्पकालीन ऋण माफ किया है। देखिए आप सब एक साथ बोलेंगे, किसानों का कर्जा समझ माफ पाएंगे करने की बात आपने कही थी, आप बताइए, लेकिन सभी किसान कर्ज मुक्त नहीं हुए। देखिए आराम से एक एक करके आपकी तमाम बातें जनता तक पहुंच रही हैं। गलत बात परोसी जाएगी, झूठ बोला जाएगा तो मैं नहीं, गलत बात नहीं परोसी जाएगी। शराबबंदी की बात की थी, आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि आप 2018 में जितने किसानों पर ऋण था उनका माफ हो गया क्या? 5 साल आइए उसके बाद उसके बाद कहेंगे तो ज्यादा उचित होगा। किसानों पर वही प्रदेश है जहां 4.5 सालों में एक भी किसानों ने आत्महत्या नहीं की। देखिए किसानों के ऊपर ही बात कर लेते हैं। 15 साल में हजारों किसानों ने आत्महत्या की। घनश्याम जी, किसानों के ऊपर ही बात कर लेते हैं। पर हमारे किसानों के नाम पर झूठ बोलने का काम मत करिए। चलिए किसानों के ऊपर ही बात कर लेते हैं। अवनीश जी, देखिए बीजेपी हमेशा से मध्य प्रदेश में यही आरोप लगाती आई है कि कर्जा माफी का ऐलान आपने किया कि 10 दिन के अंदर हम तमाम जितने भी कांग्रेस कर्ज में डूबे हुए हैं उनके कर्जा माफी कर देंगे, तो वो कर्ज माफी नहीं हुआ। नतीजा आपकी सरकार के, इस तरह के आरोप बीजेपी लगाती आई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी हुई और देखिए उसका असर भी दिखा। कहा जा रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है। आकांक्षा जी, जी आकांक्षा जी, देखिए जब भी कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में कोई घोषणा करता है तो पूरे 5 साल की करता है वो। लेकिन जिस तरह से असमय इनने सरकार गिराई, हमारी लूट की सरकार इनने बनाई, उसके बावजूद भी 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार में 12,500 करोड़ कर्जा माफ किया, 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और ये हम नहीं कह रहे, इनके खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया है। अब मुझे बताएं शिवराज सरकार वर्तमान में क्या कर रही? किसान की स्थिति ऐसी कि कहते मोदी जी के सामने खड़े होकर गाल बजा देते कि आय दुगनी हो गई। किसान कंफ्यूजन में एक दूसरे को फोन करके पूछते भैया तुम्हारी दुगनी हुई, तुम्हारी किसी की दुगनी नहीं हुई। बल्कि किसान की स्थिति यह है कि आज की तारीख में फसल की उसको उचित दाम तक नहीं मिल रहा है, सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर है वो। इन्होंने किसके साथ वादे पूरे किए हैं? इन्होंने याद कर लें, आज से 33 दिन पहले एक नीति लॉन्च की थी मध्य प्रदेश में, बेरोजगार महापंचायत बुलाकर जेपी नड्डा के सामने इन्होंने युवा नीति लॉन्च की थी। इन्होंने कहा था युवाओं को रोजगार देंगे, हर महीने 2 लाख युवाओं को रोजगार दें। क्या हुआ? 2 युवाओं को भी रोजगार नहीं दे पाए आज तक के। 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षा कर्मियों के पद खाली शिक्षा विभाग में। 2011 से इन्होंने एक शिक्षा कर्मी की भर्ती नहीं की। गृह विभाग की बात करें, गृह विभाग में 1,02,000 पद खाली हैं, 26,000 बैकलॉग के पद खाली हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग में 70,000 घोषणाएं होती है, जमीनी स्तर पर अमल होता हुआ नजर नहीं आता है। और फिर देखिए बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है। आप चारों के ही पास आकर के मुझे क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना है, तो बेहद संक्षिप्त में आप अपनी बात रखिएगा। बृजगोपाल जी बहुत कम समय है, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा क्योंकि मैं फिर घनश्याम जी के पास भी जाऊंगी और अशोक जी के पास भी। जी मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूं कि जो लोग, इन 2 लोग बैठे, एक छत्तीसगढ़ कांग्रेस से, एक मध्य प्रदेश कांग्रेस से हैं। आपने 10 दिन का वादा क्यों किया था यदि 5 साल की आवश्यकता थी? तो पहली बात। दूसरी बात, क्या छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी पूरी हो चुकी है? वहां भी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में किए वादे पूरे हुए? नहीं हुए। मध्य प्रदेश को छोड़ दें, वहां पूरे 5 साल से आप। चलिए ठीक है घनश्याम जी, क्या तमाम जितने भी किसान थे उन सभी की कर्ज माफी हो गए? बहुत संक्षिप्त में बताइएगा घनश्याम जी। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर पूरे देश में किसानों को 2640 रुपए प्रति क्विंटल धान के दाम दिए जाते हैं। ये पूरे देश में पहला राज्य है।
आज छत्तीसगढ़ की आर्थिक नीति से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के किसान और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिस तरीके से मजबूत हुई है, इसकी कल्पना भी कभी राज्य बनने के बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी नहीं करती रही। और भारतीय जनता पार्टी खुद ही अंदर खाने इस बात को समझती है कि भूपेश बघेल जी की किसानों के साथ जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, वो योजनाएं पर कहीं ना कहीं आज प्रदेश उन्नति की ओर है, प्रगति की ओर है। और ये बैठकर मध्य प्रदेश में किसानों के विषय पर बात कर रहे हैं। आपको पता है पिछले 4 सालों में 6 लाख किसान पंजीकृत बढ़े हैं, 6 लाख। आप समझ सकते हैं रकबा किसानों का बढ़ा है, क्योंकि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है, उनकी योजनाएं कर रही है। और देखिए कहा भी ये जाता है कि किसान जिनके साथ है सत्ता पर वही आती है, वही पार्टी आती है। अशोक जी, आप क्या कह रहे हैं? अब किस तरह से भाजपा के लिए चुनौती रहेगा छत्तीसगढ़ में भी कर्नाटक का ये जनादेश, हालांकि अभी ये रुझान है। फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगी, 20 सेकंड सर आपके पास। खांजा जी, सबसे पहले मैं घनश्याम राजू जी की बात का जवाब दे दूं कि जिस प्रकार से धान का रकबा इन्होंने घटाया, गिरदावली करके किसानों का रकबा कम किया, एक तरफ तो ये दे रहे हैं मूल्य और 9 तरफ से लूट रहे हैं। इन्होंने गिरदावली कम करके रकबा कम किया, अभी तो वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं जबरदस्ती, प्रति एकड़ 300 रुपए का वर्मी कंपोस्ट। और वो जो वर्मी कंपोस्ट है अप्रमाणित है, कोई प्रमाण नहीं है। किसानों को सीधा एक प्रकार से किसानों की जेब में डाका डालने का काम अब जनता के जेब में, किसानों की जेब में डाका डाला जा रहा है या नहीं, जनता को भ्रमित किया जा रहा है या नहीं, ये साल के आखिर में स्पष्ट हो ही जाएगा जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। अगर भी कर्नाटक चुनाव की बात की जाए तो रुझानों में तो फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है, जादुई आंकड़ा रुझानों में वो पार कर चुके हैं। हालांकि नतीजे क्या कहते हैं ये दोपहर तक स्पष्ट हो ही जाएगा। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए खास बातचीत में। तो कर्नाटक का कुरुक्षेत्र का ये जो बारीकी से हम लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, लगातार IBC 24 पर आप बने रहिए, देखते रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए IBC 24 के साथ।